Well, hello and good morning, class 11th. We are doing the summer of the beautiful white horse. The summer of the beautiful white horse का मतलब है कि गर्मियों के मौसम में और ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स को देखना और उसको चलाना कैसे दो कजिन्स के लिए जिनका नाम है मुराद और इसमें उसका कज़न तो एक तो राइटर है और दूसरा है उसका नाम है मुराद है. नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज कि दैट मुराद कम्स ऑन अ हॉर्सबैक टू द विंडो ऑफ अरम. अरम है दूसरे बच्चे का नाम. तो अरम के घर पे आता है मुराद एक वाइट हॉर्स लेके, एब्सोल्यूट वाइट, स्टार्क वाइट हॉर्स लेके, और उसकी खिड़की के सामने खड़ा है. और उसके बाद आके उसकी विंडो को टैप करता है. टैप मतलब बैंग करना या नॉक करना समझ लीजिए. ही नॉक्स एट द विंडो एंड wakes Aram up, and when Aram wakes up he rubs his eyes and tries to see whether what he is seeing is a dream or a reality. लेकिन वो जल्दी इस बात को रियलाइज करता है कि ये तो रियलिटी है, एक इतना शानदार जानदार वाइट हॉर्स. अब उसके दिमाग में दूसरा सवाल आता है कि ये आखिर इसके पास आया कहाँ से, मुराद के पास आया कहाँ से. और वो सोचने लगता है कि फिर उन्होंने अपनी गैराग्लोनियन ट्राइब का जिक्र भी किया है कि उनके जो हॉलमार्क्स हैं, यानी कि जिस वजह से वो लोग जाने जाते हैं, वो दो बातें हैं. एक तो ऑनेस्टी और दूसरा कभी किसी की चीज़ को लेने के बारे में विचार तक नहीं लाना. चोरना तो बहुत दूर की बात है. तो सच इज़ द रेपुटेशन ऑफ गैराग्लोनियन फैमिली. और ये आरामीनियन लोग हैं, आरामीनियन ट्राइब है, बहुत गरीब ट्राइब है, और जिनको ये भी नहीं पता कि कैसे उनके पेट में खाना पहुंच जाता है, यहाँ तक कि उनके बूढ़ों को भी नहीं पता. ये बात का जिक्र हमने कल किया था. नाउ सी, तो स्टीलिंग की तो बात ही अलग है. उसके अलावा जब वो हॉर्स को देखता है आरम, तो ही सेज कि कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, इतना शानदार, इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं इसे स्मेल कर सकता था. आई कुड सी द हॉर्स so even though I could hear it breathing, मैं इसका सांस लेना तक सुन सकता था. so exciting, इतना एक्साइटमेंट इसकी वजह से हो गया था. I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the members of our family, asleep or awake, जगे हुए में या सोए हुए में. इस बात को मैं बहुत ढंग से जानता था कि इतना शानदार घोड़ा न तो ये मुराद का हो सकता है, न ये मेरा यानी कि अरम का हो सकता है, और न ही ये किसी और अन्य किसी व्यक्ति का हो सकता है हमारी फैमिली में. और बिकॉज आई न्यू माई कजन मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं समझ रहा था कि इसने खरीदा तो होगा नहीं घोड़ा. एंड इफ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, अगर इसने खरीदा नहीं है तो इसका मतलब इसने चुराया है. ही मस्ट हैव स्टोलन इट, एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट. लेकिन इस बात को भी मैं मानने को तैयार नहीं था. कहीं ना कहीं दिल इस बात को अस्वीकार कर रहा था कि वो घोड़ा चुरा सकता है. नाउ नो मेंबर ऑफ द गैराग्लोनियन फैमिली कुड बी अ थीफ. कोई भी मेंबर गैराग्लोनियन फैमिली का थीफ नहीं हो सकता. आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन, कह रहा है कि मैंने पहले घूर के देखा अपने कजन को, एंड देन एट द हॉर्स, और उसके बाद फिर हॉर्स को देखा. देयर वाज अ पायस स्टिलनेस, पायस, होली, P-I-O-U-S, pious means holy. So there was a pious stillness, P-I-O-U-S. यानी कि holy stillness was there. Stillness means quiet, silence, peace, and humor in each of them. और एक किस्म का humor, यानी कि एक शानदार खुशनुमा फीलिंग in each of them, दोनों में. Which on the one hand delighted me, एक तरफ तो इस बात ने मुझे बड़ा खुश कर दिया, and on the other frightened me, और दूसरी तरफ डर से भी मैं अंदर अंदर कांपने लगा. मुराद, I said, where did you steal this horse? तुमने ये कहाँ से चुराया ये घोड़ा? Leap out of the window, he said, if you want to ride. अगर तुझे राइड करना है तो सीधे कूद के बाहर आ जा विंडो से.
इट वॉज ट्रू देन, इसका मतलब ये बात सही थी, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, यानी कि वो चुरा के लाया कहीं से घोड़ा। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, वो मेरे को राइड करने के लिए इनवाइट करने आया था, अब ये मेरी मर्जी थी कि मैं जाऊं या नहीं। वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। वो कह रहा है कि मेरे बात ये समझ में आ रही थी कि राइड करने के लिए हॉर्स को चुराना वैसा नहीं था जैसे कि और चीज़ चुराना, या फिर सच एज मनी, जैसे कि पैसा। फॉर ऑल आई न्यू, क्योंकि मुझे इतना पता था कि मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, कि ये शायद स्टीलिंग हुई ना, यानी कि आपने अपने शौक के लिए अगर कोई घोड़ा चुरा लिया किसी का, तो ये कोई स्टीलिंग नहीं है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, इफ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माय कजिन मुराद एंड आई वर, आपको अगर पता होता कि कैसी दीवानगी हम दोनों में थी, मुराद में और मुझ में, तो फिर इट वॉजंट स्टीलिंग, तो फिर ये चोरी की गिनती में नहीं आता था। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, ये तब तक स्टीलिंग नहीं कहलाएगा, तब तक चोरना नहीं कहलाएगा, जब तक कि हम इस हॉर्स को बेचने की ना सोचें, विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जो कि मुझे पता था कि हम नहीं करने जा रहे किसी भी कीमत पर। नाउ लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई से, मैंने कहा जरा मैं कुछ कपड़े पहन लूं, एक्सक्यूज मी प्लीज। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई से, मैंने कहा जरा मैं कपड़े पहन लूं। ऑलराइट ही सेड, बट हरी, ठीक है लेकिन जल्दी करो। I leaped into my clothes, जल्दी से मैं कूद के कपड़े पहने। I jumped down to the yard from the window, मैं जल्दी से कूद के विंडो से सामने आंगन में पहुंचा। And leaped onto the horse behind my cousin मुराद, और कूद के बैठ गया मैं कज़न मुराद के पीछे, घोड़े पर, घोड़े की पीठ पर। That year we lived at the edge of the town, और उस साल हम लोग edge of the town means किनारे पर, edge means end और corner ऑफ द टाउन पे रह रहे थे, ऑन वॉलनट एवेन्यू, यानी कि ये नाम था उसका, उस जगह का, वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, और हमारे घर के पीछे, बच्चों यहाँ पे कंट्री शब्द का इस्तेमाल जो है विलेज के लिए हुआ है। कंट्री का मतलब एक मीनिंग उसका विलेज भी होता है, और यहाँ पर कंट्री का मीनिंग विलेज ही है, न कि राष्ट्र से, COUNTRY, कंट्री। हियर इट हैज बीन यूज्ड फॉर विलेज। Was country vineyards, यानी कि जहाँ वाइन्स लगी हों। वाइन्स क्या होती हैं? क्रीपर्स, लताएं, बेलें, जहाँ बेलें लगी हों। ऑर्चर्ड्स मीन्स द गार्डन्स ऑफ फ्रूट गार्डन्स। इरिगेशन डिचेस होती हैं जो खोद के नालियाँ या गूलें वगैरह बनाई जाती हैं, उन्हें डिचेस कहते हैं। और इरिगेशन डिचेस का मतलब जो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी कि सिंचाई के लिए। Irrigation means to give water to the fields. That is what is irrigation. आपको पता होगा सिंचाई विभाग भी होता है, irrigation department. तो irrigation ditches and country roads, और गांव की सड़कें थी। In less than 3 minutes we were on Olive Avenue. हम Olive Avenue में 3 मिनट से पहले पहुंच गए घोड़े पर। And then the horse began to trot. Trot means दुल की चाल में चलने लगा, हल्के हल्के चलने लगा। उसके बाद घोड़ा, The air was new and lovely to breathe. यानी कि हवा में एक ताजगी थी, नयापन था। And it was very freshening, very fresh air of the morning, lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. यानी कि घोड़े पर दौड़ते हुए चलना, ये एक बहुत ही wonderful experience था। My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. और मेरा जो cousin मुराद है, जिसको हम कहते हैं कि एक वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारी फैमिली का एक क्रेजिएस्ट, बहुत ही अलग ही दीवाना व्यक्ति, वो गाने लगा। आई मीन ही बिगैन टू रॉर, और वो गा क्या रहा था? वो तो रोअरिंग कर रहा था। रोअर माने गर्जना करना, यानी कि ऊंची आवाज में गा रहा होगा बेसुरा होकर। नाउ एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। हर परिवार में कह रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा सिर्री, ऐसा कोई इस तरह के अलग किस्म के दिमाग वाला कोई ना कोई होता है।
And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. और जो हमारे परिवार में भी ये एक धारा थी क्रेजी लोगों की, उनमें ये भी एक नेचुरल मेंबर था और नेचुरल डिसेंडेंट था, वो उसका एक वंशज था. डिसेंडेंट मीन्स ऑफस्प्रिंग, यानी कि द चाइल्ड, द प्रोडिजी और द प्रोजिनी ऑफ द सेम. प्रोडिजी नहीं, प्रोजिनी, PROGENY, क्योंकि प्रोडिजी का अर्थ दूसरा होता है. प्रोडिजी जो होता है वो जीनियस होता है, और प्रोजिनी का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, डिसेंडेंट. यानी कि जैसे आपके दादा, फिर पिताजी, फिर आप, फिर आपके बच्चे, लाइक दैट. ये जो अगली पीढ़ी है उसे डिसेंडेंट्स कहते हैं बच्चों, और उन्हीं को प्रोजिनी भी कहते हैं, यानी कि आने वाली जनरेशन, राइजिंग जनरेशन. Now, descendant of the crazy streak in our tribe. Before him, और इनसे पहले कौन थे क्रेजी मेंबर? Was our uncle Khushro. उनका नाम था अंकल खुशरो. An enormous man, but a huge man. Enormous means big, big man, with a powerful head of black hair. यानी कि बिल्कुल काले बाल उनके. And the largest mustache in the San Joaquin Valley. San Joaquin Valley में सबसे बड़ी मुस्टैश. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसका रेफरेंस कि सैन जैक्विन वैली क्या है. वन ऑफ द लॉन्ग इंटीरियर वैलीज ऑफ कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया की वन ऑफ द लॉन्ग इंटीरियर वैलीज, जिनमें बड़े बड़े मूछें रखने वाले लोग हुआ करते थे, उस तरह की उनकी मूछें थी. A man so furious in temper. Furious means he would get angry, he would get upset. So irritable, और इतना चिढ़ाने वाला उनका स्वभाव. So impatient, इतना impatience. Impatience क्या होता है? उतावलापन. That he stopped anyone from talking. किसी को भी बात करते हुए रोक लेते थे by roaring, यानी कि अपनी गर्जना से. कैसे? It's no harm, pay no attention to it. कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को कोई ध्यान मत दो. ये उनका पेट डायलॉग हुआ करता था. आप इसे आगे भी देखेंगे स्टोरी में कि किस किस मौके पे उन्होंने ये इस्तेमाल करा कि there is no harm और पे नो अटेंशन टू इट, यानी कि कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आप इस बात को बिल्कुल ध्यान मत दें. Now that was all. No matter what anybody happened to be talking about. बस ये चीज़ें थी और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन किस बारे में बात कर रहा है. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop. एक बार उनका खुद का लड़का 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स से दौड़ता हुआ उनके पास तक आया. When his father was having his mustache trimmed, जहाँ उसके फादर जो हैं मुस्टैशेस अपनी ट्रिम करवा रहे थे, ठीक सेट करवा रहे थे. To tell him their house was on fire. उनके बेटे ने बताया कि भाई घर में आग लग गई है. This man Khushro sat up in the chair and roared. ये आदमी चेयर पे ठीक से ऊपर को उठा और फिर बोला and roared और गरजा कि it is no harm, pay no attention to it. यानी कि कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई ध्यान मत दो इन चीज़ों को. The barber said, but the boy says your house is on fire. लेकिन बार्बर ने बताया कि भाई ये कह रहा है कि आपका घर में आग लगी है. So Khushro roared, enough, it is no harm I say. बस बहुत हो गया, मैंने कहा ना कोई नुकसान नहीं हो रहा है इससे. So this was the kind of person Uncle Khushro is. Friends, Uncle Khushro's character is very interesting and it is often asked in the examinations also. So take note of this paragraph especially at page number 3 and this one. That was all. Now my cousin Murad was considered the natural descendant of this man. और मेरा जो cousin Murad था वो एक इनका natural descendant या natural progeny था. Although Murad's father was Zurab, मुराद के फादर थे Zurab, who was practical and nothing else. वो एक practical आदमी थे, सीधे साधे, जैसी चीज़ें समझ में आई वैसा कर दिया, बस. That's it. That's how it was in our tribe. कह रहे कि हमारे ट्राइब के ज़्यादातर लोग ऐसे ही थे. A man could be the father of his son's flesh. एक इंसान जो है अपने लड़के की शरीर का बाप हो सकता है. But that did not mean that he was also the father of his spirit. लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो अपने फादर की स्पिरिट का भी नहीं, अपने बच्चे की स्पिरिट का भी बाप, यानी कि शरीर से वो उसका बाप हो सकता है लेकिन स्पिरिट से यानी कि आत्मा से उसका बाप नहीं हो सकता. यही बात खलील जिब्रान ने भी कही है. एनीवेज, लेबनीज फिलोसोफर थे, उनका कोट भी यही है एकदम
Now the distribution of the various kinds of spirit of our tribe, यानी कि जिस तरह की अलग अलग स्पिरिट्स थी हमारी ट्राइब में, had been from the beginning capricious and vagrant. इसमें बहुत कुछ अपनी ही हिसाब में चलना और कहीं भी चल देना. वैग्रेंट स्पिरिट थी, यानी कि कहीं भी घूमने फिरने वाली, फ्री और फुटलूज टाइप पीपल दे वर. वी रोड एंड माई कजन मुराद sang, यानी कि हम राइड कर रहे थे और मेरा कजन मुराद जो है वो गा रहा था. फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री. और हम जो कुछ जानते थे, हम लोग अपने पुराने कंट्री साइड में थे, गांव की तरफ थे. एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, यानी कि कुछ नेबर्स मानते थे कि हम इसी गांव के रहने वाले थे. वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग. और हमने भी घोड़े को अपनी इच्छा से दौड़ने दिया जितना वो दौड़ना चाहता था. एंड एट लास्ट माई कजन मुराद सेड, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन. और उसके बाद मेरे कज़न मुराद ने मुझे उतार दिया और कहा कि गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड इट अलोन, यानी कि मैं इसे अकेले राइड करूँगा. बच्चों, आई होप यू कुड अंडरस्टैंड द स्टोरी सो फार, and we shall be discussing it till the end because there are still a few more pages. So we shall go step by step like this chronologically, and I hope you are able to understand. आपको समझ में आ रही है, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आप फॉलो कर पा रहे हैं स्टोरी को. अपने आप से भी पढ़िएगा, क्योंकि इफ़ यू रीड इट अलोन you will better understand the text. Thank you so much.